टू माय चैनल। गाइस, अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पूरा हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया था, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन ऑफ एक्शन, ये सारा चीज़ आपने पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाला है थायराइड ग्लैंड। देखो गाइस, ये बेसिकली वीडियो तो नीट के बच्चों के लिए है, राइट। ये नीट के लोगों के लिए वीडियो है, लेकिन क्लास 11th के लोग भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि वही तो कंटेंट है क्लास 11th और नीट में, है ना। तो NCERT का रीडिंग भी रहेगा एंड में, सो दैट आपको ये पता चले कि हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं। एंड एक और बात बोलना चाहूँगी, इसमें मैंने आपको NCERT तो पढ़ाई है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा NCERT से थोड़ा सा लेवल में आपको ऊपर लेके गई हूँ, ठीक है। तो आप सो दैट आप लोगों को एकदम क्लियर व्यू मिले कि एक्चुअली NCERT बोल क्या रही है। देखो गाइज, NCERT जो है ना, ये एक बुक है ना, इसमें सब कुछ ऐसे ठीक नहीं दिया, मतलब बीच से ही कुछ और दे दिया है। आई एम नॉट टेलिंग कि NCERT में अच्छे से नहीं दिया है। NCERT इज अ स्टैंडर्ड बुक, एवरीवन नोज दैट। बट NCERT को ना आपको और डिग मतलब यू नो व्हाट इज डिगिंग, यू नो ना व्हाट इज डिगिंग। आपको खोदना पड़ेगा और NCERT को, और खोद के आपको उसके शब्द को हाईलाइट करके पढ़ना है कि NCERT क्या बोल रही है, ठीक है। NCERT ने सब कुछ ऊपर ऊपर से दिया है, बट इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम लोग NCERT को डिग करके पढ़े। तो वही हम लोग अभी कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप मेरे को आके बाद में मेरे को कमेंट सेक्शन में कह देना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। थायराइड ग्लैंड, सो इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सो थायराइड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। यू ऑल नो दैट, राइट। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब देखो लोकेशन क्या है थायराइड ग्लैंड की, किसी को पता है? देखो थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये अपना थायराइड ग्लैंड है। क्या ये आपको बटरफ्लाई शेप ग्लैंड दिख रहा है? यस, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है ना, यही थायराइड ग्लैंड है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। लैरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में जो है वो है आपका थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है। देखो ये बाई लोब्ड है, दो लोब्स आपको दिख रहे हैं। इट इज़ बाई लोब, दो लोब्स दिख रहे हैं, एंड बीच में ये इस्थमस दिख रहा है। So that is what it is saying. It is a bi-lobed and H shape. Can you see this H shape structure? Can you appreciate H shape structure? Yes. So location क्या है? Between the larynx and trachea in the neck. Okay, between the larynx and trachea in the neck, and it is bi-lobed. It is a bi-lobed structure with isthmus as a connection part. Okay. अभी देखो, अभी मैं थायराइड ग्लैंड की हम लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया। तो अगर मैं इस थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ूँ और इसका माइक्रोस्कोपी पढ़ूँ, तो क्या ये ऐसा दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा माइक्रोस्कोपी में। मतलब मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर थायराइड ग्लैंड को देखा तो मुझे क्या दिखेगा? तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद मुझे दिख रहा है कि बड़े बड़े सारे फॉलिकल्स है थायराइड ग्लैंड में, बड़े सारे फॉलिकल्स, ठीक है, बड़े सारे फॉलिकल। तो ये क्या हो गए आपके थायराइड फॉलिकल, बड़े सारे थायराइड फॉलिकल्स दिखेंगे आपको। और थायराइड फॉलिकल्स की लाइनिंग कौन सी होगी? थायराइड फॉलिकल की लाइनिंग कौन सी होगी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाली लाइनिंग होगी थायराइड फॉलिकल्स की। एवरीवन कैन अप्रिशिएट द थायराइड फॉलिकल्स, मैनी थायराइड फॉलिकल्स, मैनी थायराइड फॉलिकल्स। सो थायराइड फॉलिकल्स की लाइनिंग कौन सी है? आपकी सिंपल क्यूबॉइडल लाइनिंग है, ठीक है। अब थायराइड फॉलिकल्स के बाद थायराइड फॉलिकल्स के अंदर आपको क्या दिखेगा? कोलॉइड, ये आपको दिखेगा कोलॉइड। एंड कोलॉइड के अंदर भर भर के क्या है? थायरोग्लोब्यूलिन। कोरोइड के अंदर भर भर के क्या है? थायरोग्लोब्यूलिन। सो दिस इज कोलॉइड, दिस इज फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर भर भर के क्या है? कोलॉइड। कोलॉइड के अंदर क्या है? थायरोग्लोब्यूलिन। फॉलिकल की लेयर एपिथेलियम कौन सी बनी हुई है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब आपको देखना है, ये सारे फॉलिकल्स हो गए। फॉलिकल्स के बीच का जो स्पेस है पूरा, ये है आपका स्ट्रोमा। ओके, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में और दो चीज़ें हैं, एक तो है ब्लड वेसल्स, बीवी ब्लड वेसल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लड पहुंचवाने के लिए आपको थायराइड में ब्लड वेसल्स तो लगेगी ना। हर एक जगह पे ब्लड जाता है, थायराइड में भी ब्लड जाएगा, और इस ब्लड वेसल्स से ही आगे मैं आपको बताऊंगी सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। उसके बाद है ये येलो कलर की चीज़ें। आप बोलोगे मैम ये तो समझ गया, स्ट्रोमा समझ गया, फॉलिकल समझ गया, कोलॉइड समझ गया। नाउ व्हाट आर दिस येलो कलर स्ट्रक्चर? सो दिस आर नथिंग बट द पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। ओके, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स।
फॉलिकल्स, कैन यू अप्रिशिएट फॉलिकल्स? फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल, आपको पता है एक एक फॉलिकल का सेल है, एपिथेलियम का एक एक सेल है फॉलिकल का, और ये जो साइड में है पूरे स्ट्रोमा के अंदर बिखरे हुए वो है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। सबका फंक्शन पढ़ने वाले हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो क्या आपको यहाँ तक समझ गया? थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जिसमें दो क्या है, दो लोब्स है, और एक क्या है उसका इस्थमस है, ठीक है। लैरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में है ये पूरा स्ट्रक्चर। अप्रिशिएट करोगे? अगर हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या है, आपको स्ट्रोमा दिखेगा पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें आपको दिखेंगे बड़े सारे फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, और उनके अंदर रहेगा कोलॉइड। उनके अंदर क्या रहेगा? कोलॉइड। उनके अंदर क्या रहेगा? कोलॉइड। थायराइड के जो फॉलिकल्स है, दे आर लाइंड बाय द simple cuboidal epithelium. So they will be lined by simple cuboidal epithelium. There will be the parafollicular cells, blood vessels. Are we clear? अब आप बोलोगे कि मैम ये थायराइड हार्मोन बन कैसे रहा है? थायराइड हार्मोन बन कैसे रहा है? तो आप लोगों को पता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आयोडीन ज़्यादा लिया करो, राइट? आयोडाइज सॉल्ट खाया करो, क्योंकि आयोडीन के डेफिशिएंसी से थायराइड हो रहा है, ठीक है। अब वो कैसे हो रहा है ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो याद रखना, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो है ना, मतलब ये वाले जो सेल्स है ना, ये सीक्रेट करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ये एक हार्मोन है, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन इज एन हार्मोन। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके बारे में, ये हार्मोन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस ये नीट का एकदम इम्पॉर्टेंट MCQ है, बस ये आप ध्यान रखो, ठीक है। ये सारे में भी MCQ में पूछते हैं, एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग इज एन MCQ हियर, anything can form an MCQ, right? So be prepared with everything. Now अब आप देखोगे एकदम इम्पॉर्टेंट बात कि थायराइड हार्मोन मैम बन कैसे रहा है। तो देखो, आपको ये पता चला कि ये आपका फॉलिकल है, ये फॉलिकल है और ये कोलॉइड है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ क्या? ये फॉलिकल के सेल्स है और ये कोलॉइड है, तो मैं इसको जूम कर लूँ। तो देखो, ये फॉलिकल का सेल मैंने यहाँ बना दिया, और उसके अंदर में, मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये फॉलिकल का सेल है, ठीक है, ये फॉलिकल का सेल है और इधर अंदर पूरा कोलॉइड है, ठीक है। तो ऐसे मैंने थोड़ा जूम करके बनाया है, ये फॉलिकुलर सेल बनाया है और ये कोलॉइड बनाया है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बाहर से, यहाँ होगी आपकी ब्लड वेसल्स, राइट? दिस इज गोइंग टू बी योर ब्लड वेसल्स, दिस इज गोइंग टू बी योर ब्लड वेसल्स। आप लोगों ने क्या किया, इस ब्लड वेसल्स में से, ये ब्लड वेसल दिख रही है, यही तो वो ब्लड वेसल्स है, राइट? तो इसी ब्लड वेसल्स में से हमने क्या किया, आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लिया। आयोडीन, आपको आयोडाइड कहाँ से मिला? अरे आप सॉल्टी फूड खाते हो, आयोडीन रिच फूड खाते हो, उसमें से आपको आयोडाइड तो मिला होगा ना। तो आयोडाइड आपने किस में एब्जॉर्ब किया? फॉलिकुलर सेल्स में। फॉलिकुलर सेल्स में एब्जॉर्ब करने के बाद इसी आयोडाइड को आप भेजोगे कोलॉइड में, ठीक है, वो अंदर रेड कलर का जो था ना, जिसपे थायरोग्लोब्यूलिन था, ओके। तो ये आयोडाइड जो है ना, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू I2, आयोडीन, ओके। इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीडेशन, ओके। उसके बाद ये जो आयोडीन है, इट विल गेट कंबाइंड विथ थायरोग्लोब्यूलिन विच वॉज प्रेजेंट इन द कोलॉइड and will form MIT and DIT. Now what do you mean by MIT and DIT? MIT is monoiodotyrosine and DIT is diiodotyrosine. मतलब देखो, अभी ये थायरोग्लोब्यूलिन है, थायरोग्लोब्यूलिन, इसके इधर आई लग गया तो ये डाईआयोडोटायरोसिन हो गया। और अगर थायरोग्लोब्यूलिन और इस पर सिर्फ आई लगा है, सो दिस इज मोनोआयोडोटायरोसिन एंड डाईआयोडोटायरोसिन, ओके। ये दो चीज़ें बनाएगा, क्या बनाएगा? मोनोआयोडोटायरोसिन, डाईआयोडोटायरोसिन। किसके रिएक्शन से बनाई है? मोनोआयोडोटायरोसिन, डाईआयोडोटायरोसिन। आयोडीन जो है वो आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हुआ, आयोडीन थायरोग्लोब्यूलिन, मैंने बोला था कोलॉइड में क्या होता है? थायरोग्लोब्यूलिन, ओके। सो आयोडीन जो है वो थायरोग्लोब्यूलिन से कनेक्ट होके MIT और DIT बनाया, मतलब थायरोग्लोब्यूलिन के ऊपर आई, थायरोग्लोब्यूलिन के ऊपर आई, ठीक है, ऐसे समझ लो। उसके बाद ये क्या बना? ये डाईआयोडोटायरोसिन और ये मोनोआयोडोटायरोसिन, ये दोनों मिलके, ये देखो, मोनोआयोडो डाईआयोडो, ठीक है। अब ये मोनोआयोडो डाईआयोडो अगर मिलेंगे तो क्या बनाएगा? T3 बनाएगा, और डाईआयोडो मिलेंगे तो क्या बनाएगा? 4, तो दैट इज T4। सो ऐसे आपके T3 T4 बने। तो कोलॉइड में जब आपके T3 T4 बनेंगे ना, ये वापस फॉलिकुलर सेल्स में जाएंगे, और
जब भी सिग्नल आएगा तभी ये रिलीज़ होंगे, जब भी सिग्नल आएगा तभी ये रिलीज़ होंगे। तो क्या है, आपको महाभारत समझी? देखो, इसको समझाने का मेरे को बस एक ही रीज़न था कि यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे हैं, उनको ना हर चीज़ एकदम क्लियर चाहिए, मतलब ऐसे नहीं चाहिए कि भाई ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो मैंने आपको क्या किया पता है, एकदम भी MBBS लेवल पे लेके नहीं गई हूँ मैं आपको, राइट। मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दिया है, जिससे उतना ही आइडिया दिया है जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाए। अब मैं बोलूँगी सिंपल सा कि भाई T3 बन रहा है, T4 बन रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम थायराइड हार्मोन T3 T4 व्हाट इज़ ऑल दिस, व्हाट इज़ ऑल दिस। तो उसको समझने के लिए मैंने आपको ये समझाया कि आयोडीन का रिलेशन क्या है, कि आयोडाइड है वो फॉलिकुलर सेल लेगा, फिर वो कोलॉइड में भेजेगा, और फॉलिकुलर सेल कोलॉइड आया कहाँ से, तो यहाँ से आया, समझा ना, उसके स्ट्रक्चर में है, ये याद रखना है। तो फॉलिकुलर सेल्स आयोडाइड लेगा, कोलॉइड में भेजेगा, कोलॉइड आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, और थायरोग्लोब्युलिन जो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो कोलॉइड के अंदर भर भर के रहता है, उससे मिलके MIT और DIT बनाएगा। व्हाट इज़ MIT? थायरोग्लोब्युलिन के ऊपर एक आयोडीन, और DIT थायरोग्लोब्युलिन के ऊपर 2 आयोडीन, और फिर एक MIT एक DIT मिलके T3, और एक DIT मिलके T4, राइट। तो इसी तरह से हमारे T3 T4 कोलॉइड में बने, बट उसके बाद वो वापस फॉलिकुलर सेल में जाएंगे, और जब भी सिग्नल जाएगा तभी ही वो रिलीज होंगे। व्हाट विल बी द सिग्नल? सिग्नल क्या होगा? सिग्नल क्या होगा? T3 और T4 कब रिलीज होगा? जब भी, देखो, जब भी मैंने क्या बोला था आपको थायराइड के लिए, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी थी, राइट। लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी, वापस बताऊंगी सिग्नल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इतना समझ लो कि T3 T4 कहाँ स्टोर हो गया? फॉलिकुलर सेल्स में स्टोर हो गया। अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस T3 T4? ओके, सो याद रखना, T3 जो है ना, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस होगा? 80% T4 प्रोड्यूस होगा, जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। थायरॉक्सिन 80% जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, और T3 विल बी ओनली 20%। लेकिन कहते हैं ना, जो सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? इफेक्टिवनेस वाइज T3 सबसे ज़्यादा है T4 से, ठीक है। T3 ज़्यादा इफेक्टिव है T4 से, बट प्रोड्यूस कौन सबसे ज़्यादा हो रहा है? T4 सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ गया T3 T4 कहाँ से आया ये सब। नाउ अब आप पूछोगे कि मैम व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, व्हाट इज़ दिस फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो गाइज एक बार बस फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको ये रेगुलेशन बता देती हूँ कि हो क्या रहा है। अगर आपने मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड का चैप्टर, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड वाला लेक्चर नहीं देखा है ना गाइज, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है। तो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है ना, वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करती है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ओके, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अभी ये जाके किसको स्टिमुलेट करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके किसको स्टिमुलेट करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। यू नो राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, फिर ये इन्फंडिब्यूलम होता है, ये हाइपोथैलेमस होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ये, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये आपको पता है। अगर नहीं पता है ना गाइस, अभी मैं इस वीडियो में रिपीट करूँगी ना, तो इट विल बी वेरी बैड फॉर दोज हु आर वॉचिंग माई ईच एंड एवरी लेक्चर, राइट। क्योंकि बेचारे उन्होंने इतना पढ़ा है पहले, वापस वही रिपीट करना है और टाइम बढ़ाना डजंट मेक एनी सेंस। आई वुड लाइक कि आप लोग जाओ और वो देखो, क्योंकि ऐसे भी कोई भी वीडियो देखने से आपका नॉलेज ही बढ़ रहा है, राइट। तो हाइपोथैलेमस ने TRH, व्हाट यू मीन बाय TRH? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ किया, वो पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेगा। कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिला तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? TSH। व्हाट इज TSH? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या बोलेगा? अरे भाई हमारे पास तो ऑलरेडी स्टोर्ड है T3 T4, हम वही रिलीज़ करेंगे। इसीलिए थायराइड ग्लैंड ने क्या रिलीज़ किया? T3 T4, राइट, T3 T4 रिलीज़ किया। अब देखो, अब क्या होता है हमारे बॉडी में ना, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करेगी? वो इसको बोलेगी पिट्यूटरी ग्लैंड को, अरे बाबा रुक जा, इतना TSH मत सीक्रेट कर, ये ऑलरेडी ब्लड में बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी देर रुक जा। तो जब T3 T4 बहुत ज़्यादा होने लगेंगे ना, तो ये निगेटिव फीडबैक देगी पिट्यूटरी ग्लैंड को टू स्टॉप, कि भाई रुक जाओ रुक जाओ। और ये फिर निगेटिव इस हाइपोथैलेमस को भी देगी कि भाई रुक जा, तू TRH मत सीक्रेट कर, और पिट्यूटरी को बोलेगी कि रुक जा भाई, तू TSH मत सीक्रेट कर। इसी को बोलते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आर वी और क्लियर विद दैट?
बस इतना ही जानना है आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड हार्मोन करता क्या है बॉडी में। तो देखो थायराइड ग्लैंड का जो थायराइड हार्मोन होता है ना, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन रहता है, ऐसा समझ लो। मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, राइट। ग्रोथ में कौन सा, फिजिकल, मेंटल मतलब सीएनएस का डेवलपमेंट, आपका आईक्यू कितना होगा, आपका सब डिपेंड करता है थायराइड हार्मोन पे, राइट। आपकी ग्रोथ, आपकी फिजिकल ग्रोथ मतलब स्केलेटल, मसल एंड विसरल ऑर्गन्स। व्हाट इज विसरल ऑर्गन्स, व्हाट डू यू मीन बाय विसरल, आपके स्टमक, liver, intestine, all of these are visceral. So this visceral growth, muscular growth, skeletal growth, तो ये physical growth में भी help करता है। स्केलेटल मतलब आपके बोन्स को ग्रो करेगा, मस्क्यूलर ग्रोथ मतलब क्या, आपके मसल्स बढ़ाएगा अच्छे से, तो ये सब थायराइड हार्मोन का काम है, राइट। तो और सेक्सुअल, विसरल मतलब ये सब। अब सेक्सुअल मतलब क्या, आपको रेगुलर पीरियड्स देगा। अगर नॉर्मल लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन मेंटेन है तो उन लोगों को नॉर्मल पीरियड्स आएंगे, राइट, हर महीने। और जिनका, और मेंटली भी वो आईक्यू को बढ़ाएगा, राइट, मेंटली आईक्यू को बढ़ाएगा, अटेंशन को बढ़ाएगा, मेमोरी को बढ़ाएगा, सब मेंटल, सेक्सुअल, फिजिकल, ओके, फिजिकल में भी 3, ये सब डेवलपमेंट का काम है, राइट। अब और क्या का काम है, तो एक है बेसल मेटाबॉलिक रेट। सबसे पहले तो आप याद रख लो व्हाट डू यू मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी आर बॉडी रिक्वायर्स इन कैलोरीज टू कंप्लीट इट्स नॉर्मल फंक्शन, आपका इसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। व्हाट डू यू मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपके बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कितनी एनर्जी इन कैलोरीज चाहिए, उसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपको पता है बहुत लोग बोलते हैं बीएमआई बढ़ गया है, बीएमआई बढ़ गया है, ओके, बीएमआई बढ़ गया है, बीएमआई कम है, राइट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए ये काम आता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट, देखो बीएमआई, व्हाट डू यू मीन बाय बेसल बेसल मेटाबॉलिक रेट, और बेसल मेटाबॉलिक रेट इज डिफरेंट। बेसल मेटाबॉलिक रेट समझ गया ना क्या होता है, ओके। अभी बीएमआर अगर बढ़ गया है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और बंदा आराम से वेट लूज करेगा, क्योंकि फैट सब कुछ ब्रेक डाउन होगा इंक्रीज इन द टेम्परेचर में, राइट। तो सब इतना याद रखना है सिर्फ कि थायराइड हार्मोन ग्रोथ में काम कराएगा, इट विल मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके, रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएगा या टेम्परेचर को कम कराएगा, ठीक है। कितने एनर्जी की नीड्स है, ये सारा काम बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो अगर थायराइड हार्मोन सपोज ज़्यादा हो गया तो आपका वेट कम होगा, राइट, क्योंकि अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया, थायराइड हार्मोन क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो वेट बहुत ईजिली लूज हो जाएगा, राइट। तो अगर थायराइड हार्मोन बढ़ गया तो वेट लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मेटाबॉलिज्म देखो, 3 चीज़ का मेटाबॉलिज्म हमेशा याद रखना है, एक तो फैट, एक तो कार्ब्स और एक तो प्रोटीन्स। ग्रोथ कर रहा है तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स की ज़रूरत भर भर के है भाई, प्रोटीन्स तो हमें चाहिए, तो इट्स एन एनाबॉलिक हार्मोन। प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा ये, क्योंकि ये ग्रोथ कर रहा है, तो इट विल बी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग हार्मोन, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज, राइट। कार्ब्स, तो कार्ब्स देखो याद रखो, इट्स अ डायबिटोजेनिक हार्मोन, इट्स अ डायबिटोजेनिक हार्मोन। वाई इट इज़ अ डायबिटोजेनिक हार्मोन, बिकॉज ये क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कराएगा। ये क्या कराएगा, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कराएगा। कैसे इंक्रीज कराएगा ब्लड शुगर लेवल को, पता है क्या कुछ, कैसे इंक्रीज कराएगा ये ब्लड शुगर लेवल को? अरे ये मैंने आपको वापस लास्ट लेक्चर में बताया था, प्लीज़ गाइज अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है ना, इट्स वर्थ इट गाइज, आप थोड़ा सा टाइम दे के वो देखो। मैं वापस एक बार बता देती हूँ कि वो कैसे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो ये आपके सेल्स हो गए और ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, राइट। अब आपको पता है, सपोज आपने बाहर से बहुत सारी शुगर खाई, तो अब क्या होगी, ये शुगर सेल्स के पास जाएगी, क्यों गई शुगर सेल्स के पास, किसके हेल्प से जाएगी, इंसुलिन के हेल्प से। सो दैट शुगर किसके पास, सेल के पास गई, ठीक है, सेल्स के पास जाएगी तो क्या होगा,
यस, सेल्स के पास जाएगी तो सेल उससे एनर्जी डेवलप करेगा, राइट, इसीलिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये शुगर ना इतनी ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि ये इंसुलिन बोलता है कि भाई बस कर, तू रुक जा, अभी मैं नहीं ले सकता, मेरा सैचुरेशन आ गया है, अब मैं इतना शुगर नहीं बेचता, मैं इतना काम नहीं कर सकता। तो इंसुलिन डिग्रेड हो जाता है, इंसुलिन का सैचुरेशन हो जाता है, एंड इसी को हम बोलते हैं कि शुगर ब्लड में रह जाती है फिर, और इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, राइट। इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, कि बहुत सारी शुगर जो है ना आपके ब्लड वेसल्स में रह जाती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, दे विल स्टे बैक इन द ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज और स्पाइक हो जाएगा, ठीक है। और देखो, अगर वो सेल्स के पास शुगर नहीं पहुंच रही, सो अगर आपका थायराइड हार्मोन इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन बिकॉज इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर। अब देखो, सेल्स के पास शुगर नहीं जा रही, सेल्स प्रोटीन नहीं ले सकते, क्योंकि प्रोटीन को तो हमें बचाना है ना, ग्रोथ करानी है। प्रोटीन को हम तोड़ नहीं सकते सेल्स को एनर्जी जनरेट करने के लिए, शुगर हम तोड़ नहीं सकते सेल के एनर्जी जनरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डायबिटोजेनिक है भाई। ये ऑल बोल रहा है नहीं भाई मेरा काम ही डायबिटोजेनिक, मैं डायबिटीज़ कराता हूँ, तो मैं अगर शुगर को इधर भेज दूंगा तो ब्लड में शुगर ही नहीं रहेगी, राइट। तो ये ऐसे नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा, अभी सेल्स को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, फैट का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फैट ब्रेक डाउन। ये क्या कराता है, हैंस जिन भी लोगों को देखना कभी भी हाइपर थायरॉयडिज्म है, उनमें थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उसमें वेट लॉस भी रहता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे फैट का ब्रेक डाउन होता है, राइट। सीएनएस के लिए भी थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट विल मेंटल मैचुरेशन और डेवलपमेंट कराता है ब्लड में। याद रखना, थायराइड हार्मोन विल ऑलवेज स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोइएसिस। इरिथ्रोपोइएसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स का इंक्रीज करेगा, राइट, ब्लड में। मेंटेनेंस ऑफ H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो डन बाय दिस हार्मोन। एंड लास्ट इज गोनाड्स, गोनाड में रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने आपको बोला ना, सेक्सुअली अगर जिन भी औरत को प्रॉपर थायराइड लेवल्स है तो उनको अच्छे से मेनार्क होगा, अच्छे से मेनोपॉज होगा और अच्छे से आपको उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो रहेगा। एमेनोरिया, ऑलिगोमेनोरिया, इससे कुछ बीमारी नहीं होगी। तो गोनाड्स में रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीएनएस में डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, मेटाबॉलिज्म याद रखना है, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट याद रखना है, स्टिमुलेटिंग द इरिथ्रोपोइएसिस याद रखना है। ये सारे काम किसके हो गए, ये सारे काम किसके हो गए, थायराइड ग्लैंड के। तो क्या क्या काम है थायराइड ग्लैंड के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ कैन बी फिजिकल ग्रोथ, जिसमें स्केलेटल मसल मतलब बोन्स को ग्रो कराना है, मसल को ग्रो कराना है, विसरल ऑर्गन्स को। सेक्सुअल ग्रो मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स को परफेक्टली ग्रो कराना है। और मेंटल मतलब क्या, सीएनएस का डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ, ओके, ये सब कराना है। उसके बाद बेसल मेटाबॉलिक रेट, यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी और बॉडी रिक्वायर्स इन कैलोरी टू कंप्लीट इट्स नॉर्मल फंक्शन। अगर बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाता है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी, ओके, तो बीएमआर अगर बढ़ गया तो एनर्जी मतलब एनर्जी का ब्रेकडाउन मतलब कैलोरीज का ब्रेकडाउन भी बढ़ जाएगा और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बंदा आसानी से वेट लॉस करेगा। फिर मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, सीएनएस, ब्लड मेंटेनेंस, गोनाड्स, ये सब पढ़ लिया, रेगुलेशन पढ़ लिया। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक, एमसीक्यू। नीट में इसका एमसीक्यू आता ही है, नीट में इसका एमसीक्यू आता है, थायराइड डिसऑर्डर्स। देखो मैंने आपको बोला है, या तो थायराइड हार्मोन कम हो सकता है या तो थायराइड हार्मोन बढ़ सकता है। अब अगर ये कम होता है ना थायराइड हार्मोन, तो आपको 3 चीज़ें देखने मिलेगी। एक देखने मिलेगा मिक्सिडिमा, अडल्ट में अगर कम हो रहा है थायराइड हार्मोन तो मिक्सिडिमा मतलब क्या, कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, गर्ल्स डिसीज। याद रखो, मिक्सिडिमा, गर्ल्स डिसीज, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई, इंपॉर्टेंट, ये सारा पूरा एमसीक्यू है, राइट। तो व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म को मिक्सिडिमा में, सिंपल गॉइटर में और क्रेटिनिज्म में डिवाइड किया है। मिक्सिडिमा मतलब क्या, इरेगुलर पीरियड्स हो गए, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड गर्ल्स डिसीज बिकॉज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट, राइट। देन वी हैव क्रेटिनिज्म। अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन हाइपोथायरॉयड है ना, तो उसको क्या होगा, उसके बच्चे का मैचुरेशन नहीं होगा ऑफ द ग्रोइंग बेबी। सो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म। अब उस बेबी में क्या होगा, आईक्यू कम होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो आईक्यू होगा, डेफ या म्यूटिज्म, या तो वो बोल ही नहीं पाएगा या तो वो सुन नहीं पाएगा, उसका आईक्यू कम होगा,
ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ होगा, मेंटल रिटार्डेशन एंड एबनॉर्मल स्किन. डू यू वांट टू सी हाउ क्रेटिनिज्म लुक्स लाइक? सी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म. एकदम स्टंटेड ग्रोथ दिख रहा है इसका, लो आईक्यू, ओके, लो आईक्यू, स्टंटेड ग्रोथ, लो आईक्यू होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, ठीक है. ये सब आपको याद रखना है क्रेटिनिज्म में. मेंटल रिटार्डेशन, एबनॉर्मल स्किन, या तो वो डेफ रहेगी या तो म्यूटिज्म. अगेन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. क्रेटिनिज्म पे एमसीक्यू है. उसके बाद आता है सिंपल गॉइटर. सिंपल गॉइटर मतलब क्या यार, कि देखो सिंपल गॉइटर मतलब क्या, कि जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म है वो किस वजह से हो रहा है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी. आयोडीन डेफिशिएंसी मतलब क्या, आयोडीन नहीं है तो आयोडीन का अपटेक नहीं हो रहा है बाय फॉलिकुलर सेल्स, तो आयोडीन थायरोग्लोबुलिन से नहीं मिल रहा है, T3 T4 नहीं बन रहा है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से. तो अब क्या होगा कि जितना भी आयोडीन है ना वो थायरॉयड ग्लैंड छीन के लेगा ब्लड से, क्योंकि ऑलरेडी कम है. उस वजह से थायरॉयड ग्लैंड का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा. दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज सिंपल गॉइटर. ठीक है, रीड करोगे. देखो सिंपल गॉइटर, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडिमा. सिंपल गॉइटर मतलब क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी, जो फूड में आयोडीन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हो रहा है. थायराइड ट्राई टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर आयोडीन फ्रॉम द ब्लड एंड हेंस इट विल इंक्रीज इट्स साइज. देन वी हैव क्रेटिनिज्म. अगर हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, उसके जैसे स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म. एंड मिक्सिडिमा. इन अडल्ट हाइपोथायरॉयड, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा जिसी को हम बोलते हैं गर्ल्स डिसीज, राइट, गर्ल्स डिसीज. अब आते हैं आगे, हाइपरथायरॉयडिज्म. मैंने बोला था अगर कम हो रहा है तो बढ़ भी सकता है. तो अगर बढ़ क्यों रहा है, या तो ऐसे ये भी हो सकता है ना कि अरे यार थायरॉयड ग्लैंड का कैंसर हो गया है. कैंसर मतलब क्या, बहुत सारे, मतलब इरेगुलर प्रोलिफरेशन है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल प्रोलिफरेशन हो रहा है थायरॉयड ग्लैंड का, आउट ऑफ कंट्रोल हाइपरप्लेजिया एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड कैन लीड टू इंक्रीज इन द T3 एंड T4. तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ एनी कैंसर, इट माइट बी बिकॉज कि उसमें छोटे छोटे नॉड्यूल्स बन गए हैं हर जगह पे थायरॉयड ग्लैंड में, और ये नॉड्यूल्स बहुत सारा T3 T4 सिक्रीट कर रहे हैं. तो इट मे बी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नॉड्यूल्स. इट माइट बी मल्टी नॉड्यूलर और multinodular or yes, no, goiter. Okay, it might be because of the development of the nodules of the thyroid gland. It might be because of the cancer, or it might be because of the Graves disease. Okay, Graves disease or exophthalmic goiter. Now what do you mean by Graves disease? Graves disease में क्या होता है, Graves disease में ना आपका इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा. तो अगर T3 और T4 का लेवल बढ़ गया ना तो आपका जो आई है वो एकदम ऐसे प्रोट्रूजन दिखेगा. तो इसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, इंक्रीज इन BMR. यू ऑल नो देयर विल बी इंक्रीज इन BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और वेट लॉस. मैंने आपको बोला था अगर BMR इंक्रीज, थायरॉयड हार्मोन बढ़ गया तो BMR बढ़ेगा, BMR बढ़ गया तो वेट लॉस होगा. प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. इंपॉर्टेंट MCQ. प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल इज which sign seen in which disease? So it is seen in the Graves disease or exophthalmic goiter. What do you mean by this protrusion of eyeball? It is what we call as exophthalmos. और इसी goiter को बोलते हैं exophthalmic goiter. It might be because of the thyroid gland secreting more and more T3 and T4, because of which the BMR is increased, weight loss होगा, eyeballs protrusion हो जाएगा, increase in the enlargement of the thyroid gland. Right? Do you want to see how exophthalmos look like? Like this. See, can you see? एकदम डरावना दिख रहा है ना ये. सो इतना ही याद रखना है आपको नीट के लिए भाई, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ आपका. देखो क्लिनिकल साइंस अगर हाइपो है और हाइपर है, मैंने आपको बोला है राइट, हाइपो मतलब सब चीज़ कम कम करना है और हाइपर मतलब सब चीज़ अच्छा अच्छा करना है. अगर थायराइड हार्मोन नहीं बढ़ रहा है तो उसका ग्रोथ होगा क्या, नहीं, ग्रोथ नहीं होगा. उसका आईक्यू अच्छा होगा क्या, नहीं, आईक्यू भी अच्छा नहीं होगा. इजीली फटीगेबिलिटी होगा उसमें, राइट, उसमें डिप्रेशन हो सकता है, उसमें वेट गेन हो सकता है, क्योंकि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है वो वेट लॉस कराता है, इसमें BMR कम हो जाएगा तो वेट गेन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा वेट गेन होके, राइट, कॉन्स्टिपेशन, उसका ये BMR अच्छा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है उस केस में. ओके, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इट्स ईजी फटीग. और ऐसे लोगों को ना हमेशा याद रखना MCQ, उनको ना बहुत ठंडी लगती है. नॉर्मली हम सबको ठंडी लगेगी, लेकिन इन लोगों को ना एक्सट्रीम लेवल पे ठंडी लगेगी. तो इनको है कोल्ड इंटॉलरेंस और एकदम स्लो हार्ट रेट, ब्रैडीकार्डिया, स्लो हार्ट रेट रहेगा इनका.
वही इसका सब ऑपोजिट रहेगा हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है, टैकीकार्डिया, हीट इंटॉलरेंस, हाइपर एक्टिव, डायरिया, वेट लॉस, एक्सोप्थेल्मोस। अब देखो, अब मैंने आपको जो पढ़ाया है ना, ये एनसीईआरटी में ऐसा का ऐसा दिया है, राइट, ऐसा का ऐसा दिया है एनसीईआरटी में। अब एक बार हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, उससे पहले एक बार ये पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स का देख लो। पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स है, दे विल रिलीज थायरोकैल्सिटोनिन, वी ऑल नो थायरोकैल्सिटोनिन। एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स वी ऑल नो, येलो कलर के जो सेल्स थे जो हमने स्ट्रोमा में बनाए थे, थायराइड फॉलिकल, सपोज ये सारे फॉलिकल्स है, तो द स्ट्रोमा में ऐसे मैंने दो सेल्स बनाए थे, सो दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज follicular cells. Okay, parafollicular cells. Can everyone appreciate here? Parafollicular cells. Can everyone appreciate parafollicular cells? Okay. So पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करेंगे, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा ब्लड में। अब देखो, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। ब्लड में कैल्शियम लेवल दो सोर्स से आ रहा है, एक तो बोन के ब्रेकडाउन से, अगर बोन टूटती गई, देखो सपोज ये आपकी बोन है, अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो कैल्शियम रिलीज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना है। तो क्या मैं इस बोन को ना तोड़ के इसमें और कैल्शियम डिपॉजिट करूँ, तो मेरा ब्लड का कैल्शियम कम हो जाएगा ना। देखो वापस एक बार बात सुनो, देखो ये मेरे है बोन, राइट, और ये है मेरी किडनी। राइट, ये मेरी किडनी, और यहाँ बीच से दौड़ती है मेरी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में अगर मुझे ब्लड का कैल्शियम कम कराना है, तो मैं कैल्शियम को इधर भेज सकती हूँ और इधर भेज सकती हूँ। इसको बोल सकते हो तो कि भाई तू यूरिन में डाल सारा कैल्शियम, अपन को कैल्शियम नहीं चाहिए। और या बोन को बोल सकती हूँ, बोन ये ले तू थोड़ा थोड़ा कैल्शियम डिपॉजिट कर, मेरे को ब्लड में कैल्शियम नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से ब्लड क्या करेगा, डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन, प्रिवेंशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द बोन, प्रिवेंट करेगा और डिपॉजिट करेगा उल्टा बोन में कैल्शियम को, क्योंकि उसको तो कम कराना है। और एक्सक्रीशन कराएगा ऑफ कैल्शियम इनटू द यूरिन, क्योंकि हमें ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कराना है। दैट्स इट फॉर द डे। हम लोग एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं गाइज, एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार। तो देखो यही मैंने आपको बताया था, दिस वॉज योर थायराइड ग्लैंड, was it? It was लैरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में बटरफ्लाई शेप एच शेप ग्लैंड है, ओके, विच इज कनेक्ट, 2 lobes होते हैं, विच इज कनेक्टेड बाय isthmus, राइट। सी द थायराइड ग्लैंड इज composed of 2 lobes which are located either side of the trachea. Both of the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called as the isthmus. MCQ point, thin flap of the connective tissue called as isthmus. The thyroid gland is composed of follicles and stroma, you all know that. Each thyroid follicle is composed of follicular cells, we all know that, enclosing a cavity, जिसके अंदर कोलॉइड है, right? So these follicular cells synthesize 2 hormone, tetraiodothyronin and thyroxine, मतलब और T4, and triiodothyronin, that is T3, triiodothyronin और tetraiodothyronin, right? tetraiodothyronin को thyroxine भी बोलते हैं. So iodine, T3, T4, iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis in the thyroid. Deficiency of iodine in our diet will lead to hypothyroidism and enlargement of thyroid gland, commonly called as simple goiter. We all know that. Hypothyroidism during pregnancy can cause defective development and maturation of the growing baby, leading to stunted growth, cretinism, mental retardation, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म एट्सेट्रा. ये भी मैंने पढ़ लिया इन क्रेटिनिज्म. देन इन अडल्ट विमेन हाइपोथायरॉयडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेग्युलर. ओके,
ये भी मैंने पढ़ लिया मिक्सिडिमा में, राइट. ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स इन द थायरॉइड ग्लैंड, the rate of synthesis and the secretion of the thyroid hormone is increased to abnormal high level, leading to a condition called as the hyperthyroidism. We all know, either because of the formation of nodules or either because of the cancer. Exophthalmic goiter भी हो सकता है, इज अ फॉर्म ऑफ द हाइपरथायरॉइडिज्म कैरेक्टराइज बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड. इसमें भी क्या होता है, T3 T4 का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस आर ऑल कॉल्ड एज द ग्रेव्स डिसीज, राइट. Thyroid hormone plays an important role in regulation of basal metabolic rate. These hormone also support the process of the red blood cell formation. We all know, मैंने बोला आपको, it will stimulate erythropoiesis, right. Thyroid hormone control the metabolism of carbohydrate, protein, fat. Maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by the thyroid hormone. Every line of NCERT I have covered, right. Every line of NCERT I have covered. Thyroid gland also secretes a protein hormone called as thyrocalcitonin, which is secreted by the parafollicular cells, which regulate the blood calcium level. ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है. आर वी क्लियर? यार मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है यार. थैंक यू गाइस, चलो बाय.